साइंस, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, इतिहास। तो सोशल साइंस में इतिहास है, आपका सिविक्स है, फिर ज्योग्राफी है, हाँ तीन ही है, फिर इकोनॉमिक्स है, चार, टोटल 4 बुक पढ़ना है। 4 में से हम आज चर्चा करेंगे इतिहास का। लेकिन इतिहास में मेरा अभी जो 2022 का सिलेबस है, जो भी 2022 में हमारा 10th क्लास का फाइनल एग्जाम देंगे उन लोग का सिलेबस आ गया, रिड्यूस सिलेबस, ठीक है। सरकार इसमें कमी बेसी करके जो भी पढ़ने के लिए दिया है, अब हम उसको आपके सामने रख रहे हैं कि कौन सा चैप्टर आएगा, कौन सा चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है। तो जो चैप्टर आएगा, जैसे यहाँ पे 4 कॉलम है, जैसे कि पाठ संख्या, उसके बाद पाठ का नाम, फिर तीसरा आपका सीमित पाठ हेतु चयनित पाठ, सीमित पाठ बोले या चयनित मतलब सिलेक्टेड और डिसिलेक्टेड, ठीक है। और यदि किसी चयनित, चौथा कॉलम है जो यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया तो उस उपखंड का नाम, यानी कि वो चौथा वाला है, उसमें क्या है कि किस टॉपिक को नहीं पढ़ना, सिर्फ वही मेंशन है। जिसको पढ़ना है वो आप वहाँ पे दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन जो नहीं दिया, जिसको नहीं पढ़ना है वही वहाँ पे दिया रहेगा। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है, टोटल मेरा 5 चैप्टर है इतिहास में, अब 5 में से अब कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना तो आपको दिख जाएगा स्क्रीन में, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये पढ़ना है, यानी कि हाँ लिखा हुआ है, यानी इसको पूरी पढ़ना है। दूसरा है आपका भारत में राष्ट्रवाद, यानी ये भी हाँ, यानी इसको भी पूरी टोटली पढ़ना है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये भी हाँ लिखा हो, यानी ये भी पूरी पढ़ना है। औद्योगिकरण का युग हाँ है, लेकिन इसके लास्ट कॉलम में पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें कि उप विषय फैक्ट्रियों का आना, ये एक टॉपिक है, इसको नहीं पढ़ना है, यानी ये सिलेबस से बाहर है, कटा हुआ है। और एक उप विषय 6 वस्तुओं के लिए बाजार, ये भी कटा हुआ है। और आपका जो 5वां है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यह नहीं पढ़ना है, यानी इससे कोई मार्क्स या कोई भी टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये यहीं पे सिलेबस खत्म होता है। सिलेबस तो बता दिए, अब सिलेबस के बाद हम लोग अपना विषय में आते हैं, ठीक है। और जो भी सामाजिक विज्ञान भाग है उसमें पहला है इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, और चौथा है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। लेकिन हम लोग अभी वो 3 बुक को अभी रखते हैं और हम लोग पहला अपना जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इतिहास, हम लोग अपना इतिहास में ही फोकस करते हैं। तो जैसे कि इतिहास, अब ये जो क्लास 10 वाला उनका हिस्ट्री में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर आज हम बात करेंगे, सिर्फ पहला चैप्टर। ऐसे टोटल हमारा 4-5 चैप्टर होता है, लेकिन इस बार हमको 4 ही चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर से ज्यादा नहीं पढ़ना है। पहला हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा है हमारा भारत में राष्ट्रवाद, तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, चौथा क्या है औद्योगिकरण युग, ठीक है। और 5वां जो मेरा है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यह चैप्टर कटा हुआ है। अब हम लोग पहले चैप्टर में आते हैं। मेरा पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि नेशनलिज्म इन यूरोप, या ठीक है। अब इसमें मेरा जितना भी टॉपिक है छोटा से लेके बड़ा, हम उसको 2 कॉलम में किए हैं। पहला इधर है शॉर्ट वाला, दूसरा थोड़ा लॉन्ग वाला उससे। अब पहला वाला में क्या है, जैसे ये देखिए, हम आपको पूरी सुविधा दे रहे हैं कि अगर आपको शॉर्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा तो कहाँ से, और जब इसके बाद अगर यह पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम आपको 1-1 मार्क्स का भी वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे। लेकिन अभी शॉर्ट और लॉन्ग में चलते हैं, और हो सके तो वीडियो के बीच में हम ऐसे बताएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि 1 मार्क्स से क्या किस तरह से पूछता है या 2 मार्क्स का किस तरह से पूछता है। तो सबसे पहले देखो ये शॉर्ट वाले को हम कैसे कॉलम में लिखेंगे। जैसे राष्ट्रवाद, अगर आप यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा जानना है कि यूरोप कौन है, राष्ट्रवाद क्या है, तो हम आपको पूरा बताएंगे। पहले हम टॉपिक का नाम बताते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ठीक है, निरंकुशवाद, एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है, कल्पनादर्श, यूटोपिया, जनमत संग्रह, रिफरेंडम, रूढ़िवादी, कंजर्वेटिज्म, नारीवादी, फेमिनिस्ट, विचारधारा, आइडियोलॉजी, निर्जातीय, एथनिक। तो ये हुआ मेरा शॉर्ट टॉपिक। शॉर्ट टॉपिक इससे ज्यादा बाहर नहीं आएगा। अब उससे थोड़ा लॉन्ग की ओर आते हैं। थोड़ा लॉन्ग में जैसे टिप्पणी आता है, तो टिप्पणी में आएगा जैसे पे मैसिनी, दूसरा आएगा इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, राइट, यूनानी स्वतंत्रता, इसके बाद फ्रैंकफर्ट संसद। अब एक और है, हालांकि ये टिप्पणी नहीं है लेकिन लॉन्ग आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। हम आपको हर एक टॉपिक, हर एक के बारे आपको डिटेल से बताएंगे, पहले सिर्फ टॉपिक का नाम बता रहे। अब ये मेरा सेकेंड लास्ट है, मरियान और जर्मेनिया कौन थी।
जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था, ये क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम आपको पूरा वर्णन करेंगे, ठीक है, पूरा विवरण देंगे। लास्ट है आपका बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों उत्पन्न था। तो ये जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इतना भी पढ़ लेते हैं तो फर्स्ट चैप्टर हमारा एग्जाम के हिसाब से पूरा पकड़ में आ जाएगा, और 1 मार्क्स का भी यहीं से और 2 मार्क्स या 3 से 4 मार्क्स भी आपका बाहर का नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, एक एक नंबर करके टॉपिक वाइज को पूरा डिटेल से डील करते हैं। लोग इधर देखो, चलो राष्ट्रवाद हम बोले थे कि पूरी डिटेल बताएंगे, ये नहीं कि एकदम ऐसे किए और भाग गए, ये सब हमारा फितरत नहीं है। चलो इधर ध्यान दो, बहुत पबजी और फ्री फायर खेल लिया, ठीक है, ऐसे भी सबका लक एक जैसा नहीं होता है। 2021 वाला बोर्ड तो हो नहीं कि हर बार तुम लोग को लक बाय चांस मिलेगा और 9th क्लास का एग्जाम जैसे पास होके निकल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। अब तो पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो अब जो बेचिए आपकी मर्जी, पढ़िए लेकिन थोड़ा भी पढ़िए। तो राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, हम इसका आपको पूरा डेफिनेशन लिख के आपको बोर्ड पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है। हम इसको वर्ड बाय वर्ड नहीं, लेकिन पूरा जो फीलिंग है इसमें वो फीलिंग आपके पास हम शेयर करेंगे। जैसे एक ऐसी विचारधारा जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा अन्य विभिन्नताओं के बाद भी राष्ट्र की उन्नति के लिए संपूर्ण योगदान देना राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 वर्ड है, विभिन्नताओं मतलब डिफरेंट टाइप, ठीक है, अलग अलग। उन्नति का मतलब डेवलप, विकास, तरक्की। अब एक ऐसी विचारधारा का मतलब आइडियोलॉजी, सोच, थॉट। यानी अगर हम किसी भी देश में रह रहे हैं, जैसे कि हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में, तो सभी जितने भी लोग यहाँ निवास करते हैं उन लोगों का एक ऐसा विचारधारा, एक ऐसा सोच जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए हो। ये नहीं कि घर वाले के लिए हो, बाहर वाले के लिए हो, नहीं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं कि सिर्फ हमको धन दौलत कमाना है, हमको ऊंचा मुकाम पाना है, नहीं। हमारा कुछ भी मेहनत है, जितना भी मेहनत करते हैं उसमें भी कुछ तो देश के लिए हम विकास में योगदान दे या फिर कुछ भी कंट्रीब्यूशन दे। ये क्या बोलता है, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा सोच, सामान्य सोच, सभी का एक जैसा सोच, जिसमें क्या है, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा अन्य विभिन्नता। यानी कि जिसका संस्कृति अलग हो, धर्म अलग हो, जाति भी अलग हो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो अपने आप को एक राष्ट्र का नागरिक समझ के, एक देश का नागरिक समझ के वो अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दे। अब हम जैसे अगर एक शिक्षक है तो वो इस तरह पढ़ाए कि बच्चे पे ऐसे मैसेज दे, ऐसे संदेश दे कि वो अब जब पढ़ के आगे बढ़े तो उससे पता चले कि वो देश के तरक्की में वो योगदान दे। एक ऐसी विचारधारा जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा अन्य, यानी कि जिसका संस्कृति अलग हो, जिसका जाति, मजहब, समाज अलग अलग हो। जैसे हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, पारसी भी है, हर एक समाज है, ठीक है। अब उस अलग अलग समाज में होने के बावजूद भी हम सब क्या है, भारतीय हैं, इंडियन है, हिंदुस्तानी है, लेकिन हम अपने जो भी मेहनत है उस मेहनत को इस तरह समझ के करें कि हमारे मेहनत से मेरा देश या हमारा देश तरक्की करेगा। यही एक्चुअली में राष्ट्रवाद का मीनिंग है। जैसे अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो इस तरह पढ़ाए कि बच्चा आगे उसका विकास हो, बच्चे का ऐसा विकास हो कि उसका मेहनत से देश का नाम हो। जैसे तैयारियां होती है, कोचिंग जाते हैं बच्चे लोग या बहुत सारे, अब कोई IIT का एग्जाम निकालता है, उसके बाद जब उसको IIT में एडमिशन होता है उसके बाद वो बाहर भी जाता है पढ़ने के लिए। तो कोई जैसे कि अब गूगल के ही CEO हैं सुंदर पिचाई, चलिए जैसे गूगल का CEO है सुंदर पिचाई, तो वो हिंदुस्तानी है। अब उसका कुछ तो मेहनत हमारे देश के लिए काम आएगा, ये काम आ रहा है उससे कुछ भी, उसका नाम है। तो इस तरह से देखिए, तो ये भी अब जैसे बॉर्डर में सैनिक खड़े रहते तो सैनिक इस तरह देश कैसे रक्षा करे बॉर्डर की, जैसे उसको पता चले कि इससे हमारा देश की रक्षा होगा, देश बचेगा। तो ये भी क्या हुआ, राष्ट्रवाद हुआ, ठीक है। अब बहुत सारे मेरे इस एग्जाम्पल से तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर जाते हैं, जैसे निरंकुशवाद। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, यानी कि निरंकुशवाद। अब निरंकुश का मतलब क्या होगा, देखिए नी है तो हम इसको मान के चलते हैं निर या नी, निर प्लस अंकुश।
अब देखिए नीर को मतलब हम मानते हैं नहीं, नो, और यानी कि नो ऑब्जेक्शन। अब अंकुश का मतलब रुकावट, अंकुश का मतलब रुकावट। देखिए जी मतलब क्या बोले, एक ऐसा सरकार या ऐसा शासन, कोई भी राजा हो या कोई भी देश हो, उसमें एक ऐसा शासन या शासन का वह तरीका जिसमें क्या होगा, रुकावट नहीं होगा, अंकुश नहीं होगा, नाक एकदम नहीं, सारी शक्तियां एक जगह। अगर राजा है तो राजा के पास, अगर मान के चलिए राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के पास, और किसी के पास नहीं। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री भी है कोई देश में तो उसी के पास, और दूसरे के पास नहीं। तो क्या बोला कि किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो। ठीक है, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुशवाद सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती। अब इतिहास में इस तरह का सरकार जहां भी मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राजशाही सरकार बोलेंगे। ठीक है, राजशाही सरकार बोलेंगे, और ये बहुत दमनकारी और सैन्य बल पर आधारित तथा केंद्रीकृत, यानी कि सारा शक्ति, सारा पावर एक जगह। अगर राजा जी बोले उसको पकड़ के लाओ तो पकड़ के लाना है, उसको सजा दो तो सजा दो। अब राजा से ऊपर तो कोई नहीं उठ सकता है, क्योंकि अगर हम राजा के खिलाफ जाते हैं तो फिर जान तो गया। अब जान तो कोई कौड़ी का भाव का नहीं है। जो आदमी, अगर एक आदमी बोलता है तो परेशानी होगा, सभी बोले तो अलग सा मैटर है, लेकिन सारी शक्तियां राजा के पास ही होता है। तो इस तरह के सरकार को हम लोग क्या बोलते हैं, निरंकुशवाद। ठीक है, इसका एक और दूसरा डेफिनेशन है जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर ना कानूनी पाबंदी लगी हो, ना ही संवैधानिक, यानी कि राजकाज या शासन का ऐसा तरीका जिसमें सारा शक्ति एक इंसान के पास ही हो। ठीक है, एक इंसान के पास हो सारा शक्ति, और उसमें कोई पाबंदी नहीं हो, न कोई संवैधानिक। ठीक है, जैसे अकरम राजा है, मान के चलिएगा अकरम नाम का आदमी राजा है। अब अकरम नाम का, या राजा ने, एक अकरम नाम का व्यक्ति शासन चलाता है। अब सारा शक्ति किसके पास है, अकरम के पास है, और अकरम क्या करता है, उसके पास कोई पाबंदी नहीं है, वो कुछ भी करे, वो कहीं से भी खेती करा के उससे लगान ले सकता है, वो कहीं से भी सीमा शुल्क उठा सकता है, किसी कमजोर पे अपना शासन चला सकता है, या कोई कमजोर, अगर बहुत सारे लोग होते हैं जिस पे अपना शासन चलाया जाता है, कमजोर तबका को मजदूरी करा सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, ना तो कानूनी तौर पे और ना ही संवैधानिक तौर पे, क्योंकि ये दोनों तो राजा ही बनाता है, क्योंकि उस तरह का शासन में कानून भी राजा बनाता है और संविधान भी राजा बनाता है, दोनों नीतियां राजा के ही होते हैं। ठीक है, कल्पनादर्श यानी उसका क्या है, यूटोपिया। ठीक है, कल्पनादर्श, देखो ये भी दो शब्द से बना है, कल्पना जोड़ आदर्श। कल्पना का मतलब सोच, इमेजिनेशन। ठीक है, आदर्श का मतलब सम्मान। ठीक है, इज्जत। अब हम इसको पूरा पूरी पढ़ते हैं। एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श कि जिसका साकार होना लगभग असंभव। संभव मतलब जो हो जाए, असंभव मतलब जो ना हो। ठीक है, अब जैसे इंडिया में या कहीं 14 साल के बच्चियों का शादी असंभव नहीं करना है, कानूनी रोक है। 18 साल और 21 साल की उम्र के होते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए, एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श हो कि जिसका साकार होना लगभग असंभव। मतलब क्या ये जो कल्पनादर्श है, यूटोपिया, इसमें किसी व्यक्ति ने जब विचार रखा या किसी ने कि इतना आदर्श हो, इतना सम्मान वाला हो, इतना इज्जतदार हो, ना तो जहाँ, अब इतना आदर्श का मतलब क्या कहेंगे, ना तो चोरी होगा, ना तो कोई झूठ बोलेगा, ना तो कोई भ्रष्टाचार करेगा, यानी भ्रष्ट होगा, करप्शन भी नहीं होगी, पैसा नहीं किसी खाएगा, अगर कोई लेन देन का मामला हो तो वक्त पे चुकाएगा। लेकिन क्या आप ही सोचिए, आज के दौर में ऐसा समाज कभी क्या संभव है? आज आदमी किसी से ले लिया 50,000, बोलेगा 1 महीने में देंगे, और 1 महीना कौन महीना में देगा पता नहीं, बोलेगा 1 तारीख को देंगे। अभी कौन सा 1 तारीख, ना तो महीना का नाम बोला, ना तो कोई सप्ताह बोला, नहीं बोला 1 महीना। अब एक तारीख, तो 1 तारीख तो हर महीना में, तो अगस्त में भी हो सकता है, सितंबर में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है। तो कर्ज लेने वाला अब 1 तारीख को आते रहे हर महीना, जिस महीना में मिल जाए खुशनसीबी, और ना मिले
तो बड़ा खुशनसीबी, उदासी वाला और ऐसे करके बस बदनसीबी होगा। तो इतना ज्यादा कि कोई एक बड़े छोटे को भी इज्जत दे और छोटा बड़ा को देख के भी किनारा हो जाए। ऐसे नहीं कि चौक चौराहों में बैठ के पबजी फ्री फायर कर ले, वैसा समाज नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इतना सम्मान वाला समाज का भी निर्माण होना असंभव है, ठीक है। तो जो चीज हम बता रहे थे ये कल्पनादर्श की एक ऐसी समाज की कल्पना करना इतना आदर्श हो कि जिसका साकार होना लगभग असंभव है, ठीक है। आपको जब आप समाज में रहते हैं तो हर तरह की चीजें वस्तुएं मिलती है, हर तरह का माहौल मिलता है आपको। आप बाजार जाइए, आपको ये आदर्श समाज कहने के सही एक नहीं कि एकदम से आलूए मिलेगा, हर तरह का सब्जी मिलेगा और आपको चुन चुन के खाना है, या मतलब खाना नहीं है वहीं तो कच्चे नहीं खा सकते हैं, आपको चुन चुन के अपने पसंद से ही खरीद के ले जाना है, ठीक है। तो ऐसी समाज है, आपको हर एक तरह के व्यक्ति मिलेंगे और विचार भी मिलेगा, आपको किसका विचार को रखना है, किसका विचार को नहीं रखना है। तो कल्पना आदर्श ना के बराबर है। अब दूसरा है हमारा जनमत संग्रह। अगला जो टॉपिक है वो है जनमत संग्रह, रिफ्रेंडम, ठीक है। एक होता है जनमत, जन का मतलब लोग, मत का मतलब वोट, ठीक है। मताधिकार, मत अपने, ठीक है, वोट का राइट टू वोट। संग्रह, जनमत संग्रह, अरे हाँ ठीक है, संग्रह, ठीक है। तो संग्रह मतलब जमा हुआ चीज, ठीक है, एक जगह एकत्रित, इकट्ठा, ठीक है। तो क्या बोलता है, पहले हम इसको पढ़ेंगे कि ये क्या बोल रहा है। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र में सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। अब हम आपको वर्ड बाय वर्ड, एक प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट मतदान यानी कि वोट, तो डायरेक्ट वोट, ठीक है, जिसके द्वारा एक क्षेत्र में, यहाँ पे प्रत्यक्ष भी है और एक शब्द हम भूल गए, ठीक है, अप्रत्यक्ष भी है, ठीक है। कभी क्या होता है, कभी कभी आदमी बोलता है अजीब 10 रुपए दीजिए काम है, कभी कभी ये डायरेक्ट हुआ, कभी कभी बोलता है किसी के, सुनो जी फला आदमी उससे थोड़ा 10 रुपए मांग के लाओ, ये हुआ अप्रत्यक्ष। जरूरत हमको है लेकिन हम क्या कर रहा है, इसमें किसी एक इंसान का सहारा ले रहे, तो सहारा लेके काम करना अप्रत्यक्ष। और डायरेक्ट यहीं के पास, जैसे इंटरव्यू, हम लोग जॉब के लिए इंटरव्यू करते हैं ना, तो डायरेक्ट जाके इंटरव्यू देना खुद पे कि वैकेंसी है, ये डायरेक्ट होगा। और कंसल्टेंसी के थ्रू जाइएगा तो ये हो गया अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा क्या, एक क्षेत्र में सभी लोगों से, यानी कि कोई भी एक क्षेत्र है, यहीं पे संग्रह का वो शब्द आता है, क्षेत्र में सभी लोगों, तो सभी लोग का मतलब ही संग्रह। तो कोई भी एक क्षेत्र है, वहां जितने भी लोग हैं उनसे किसी एक प्रस्ताव का मतलब आप बिल कहिए, कानून कहिए, ठीक है, उसमें सुधार चाहते हैं या नया कानून चाहते हैं, उसके लिए आपको वहां के सभी लोगों से पूछना ही जनमत संग्रह कहलाता है। आपको अगर यह समझ में नहीं आया तो हम आपको उदाहरण समझाते। जैसे मान के चलिए कि रूस एक देश है, रूस में राष्ट्रपति का शासन हर 2-2 साल के लिए होता है, 2-2, ठीक है। तो लगातार 2 ही बार बन सकते हैं वहां पे कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति। तो पुतिन जब 2 बार बन गया, वहां का जो राष्ट्रपति था व्लादिमीर पुतिन जब बन गया, तो तीसरा बार तो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट, यानी एक बार उसको बैठना पड़ेगा। तो क्या क्या, एक बार वो अनुपस्थित रहा, वो चुनाव नहीं लड़ा, अपने किसी सहयोगी को चुनाव लड़वाया और जिताया उसको रख, और जब उसका कार्यकाल, उसका समय खत्म होता है तो फिर से वह चुनाव लड़ता है और वो फिर से राष्ट्रपति बनता है। इसके बाद वो क्या करता है, बोलता है कि हम एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं कि रूस में कोई भी व्यक्ति जब तक उसको जनता चुनता रहे तब तक वो राष्ट्रपति बनता रहे। तो वो एक, इसी को बोलते हैं प्रस्ताव। तो वो क्या क्या सारे रूस के लोगों से पूछा, तो उनका प्रतिशत था, मान के चलिए 60 और 40, तो 60 वाले यस थे, ये नो था। यानी पूरी जनता से उन्होंने पूछा, तो पूरी जनता से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति जब तक आप चुनना चाहें अपने वोट का अधिकार से तब तक राष्ट्रपति रह सकता है। तो 60% लोगों ने कहा हाँ हम ऐसा कानून चाहते हैं, 40 ने कहा नहीं। तो यह कानून, क्योंकि नहीं की तादाद कम है और हाँ की तादाद ज्यादा है, इसलिए यह प्रस्ताव पास होता है, ठीक है।
रूढ़िवाद, कंजर्वेटिज्म। देखिए रूढ़िवाद क्या होता है, आप लोग हर मतलब सबको ही सुनते रहता है, बड़ा रूढ़िवादी इंसान है। तो अच्छा ये रूढ़िवादी क्या होता है, तो उससे पूछ दीजिए, वो भी बता सकता है। आजकल तो सभी कोई बोलता है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं क्या होता है रूढ़िवाद। एक ऐसी समाज का दर्शन जिसमें लोग पुरानी परंपरा या रीति रिवाजों पर विश्वास रखते हो तथा उसी का अनुसरण करते हो। क्या बोला? एक ऐसे समाज का दर्शन, एक ऐसा समाज को बनाना, या एक ऐसे समाज का, या एक ऐसा बना हुआ समाज को, ठीक है, या एक ऐसे बना हुए समाज में रहते आना, ठीक है, जिसमें लोग पुरानी रीति रिवाज, जिसमें क्या है परंपरा या रीति रिवाज, मतलब जो काम वर्षों से चला आ रहा विश्वास रखते हैं, यानी पुरानी परंपराओं पर या रीति रिवाजों पर विश्वास भी रखता है और उस पर खुद भी चलता है, उसका बेटा भी चलेगा और बोल देगा अगर तुम्हारा बेटा बेटी है तो उसको भी चलाओ, ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जांपल देते हैं। पहले हिंदुस्तान में एक क्या था कि नारी शक्ति, जो भी महिला है या ठीक है लड़कियों, उनको क्या था कि बहुत सारे लड़कों के साथ पढ़ने की इजाजत नहीं थी, बहुत ऐसा होता है। या फिर बहुत सारा क्या होता है कि लड़कियों को विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जाने की भी इजाजत नहीं रहती थी, बाल विवाह हो जाता था। तो ये भी एक रूढ़िवाद है कि 12 साल 13 साल में बहुत सारे लोग करते थे हिंदुस्तान में, इसको भी। अब तीसरा, जैसे बहुत सारे विधवा विवाह नहीं होता था कि उसके वजह से ये मर गया तो कहीं इसको फिर किसी से शादी कर दे तो ये भी ना मर जाए। और एक डायन पर था, अगर कोई विधवा है उसका अगर देखिए उसका चमड़ी थोड़ा झूरी पड़ जाए, थोड़ा बाल पक जाता है, तो उसको लोग बोलते हैं नहीं यही खाया है, और अपना बेटा को भी खाया और पति को भी। तो ऐसा नहीं, और उसको क्या करते हैं समाज से अलग करते हैं। उस तरह के लोगों में क्या होता है, आप उसके एकदम दिमाग में बैठ जाता है कि इस तरह के लोग गलत करते हैं, इस तरह के लोग अच्छा करते हैं। तो इस तरह का जो विश्वास होता है, या बहुत सारे देखिएगा आप आजकल आए दिन पेपरों में देता है कि किसी एक आदमी का शादी मेंढक से कर दिया गया, तो क्यों? क्योंकि इससे वर्षा होगी। तो एक ऐसे भी समाज है जो इस सबको मानते रहता है। अब क्या होता है, ऐसे समाज में तेज बदलाव के बजाय धीरे धीरे बदलाव पर विश्वास रखते हैं। यानी अगर इस तरह का समाज है तो अगर वो साइकिल में चला है तो अपना बेटा को बोलेगा तुम साइकिल ही चलाओगे। अगर समाज बाइक चला रहा है तुम बाइक नहीं चलाओगे। अगर समाज वाला बोला तरक्की साइंस के दौर में अगर तरक्की करके बोला पायलट बन रहा है तो नहीं, हमारा बाप बैलगाड़ी में ही लाया था, तुम भी बेटा बैलगाड़ी में चलो। तो इस तरह से लोग बदलाव नहीं चाहते। तो इस तरह के जो समाज है इनको बोलते हैं रूढ़िवाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा नारीवाद, फेमिनिस्ट। अब ये क्या है, तो आजकल आप सुनते हैं महिला सशक्तिकरण, ठीक है, या फिर आधी शक्ति, ठीक है, या फिर स्त्री पहले। तो महिला सशक्तिकरण क्या है, तो यही महिला सशक्तिकरण को हम लोग नारीवाद भी कर सकते हैं। नारी को आबाद कीजिए, ठीक है, यानी कि नारी को घर में ही नहीं रखे, हाउसवाइफ ही नहीं बनाए रखने। अगर उसके अंदर कोई गुण है तो उसको भी क्या कीजिए, मौका दीजिए ताकि वो भी ग्राउंड में फील्ड में अपना प्रदर्शन को दिखाए अपने, ठीक है, और अपने को दिखाए कि उनके अंदर क्या ज्ञान है और वो अपने जो भी हुनर है उसके बलबूते वो अपना एक पहचान पा सके। यानी स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के सोच के आधार पर महिलाओं को अधिकारों का बोध, अब ये बोध है, संज्ञान कर सकते हैं, भावना कर सकते हैं, या उनको हक देना भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर पुरुष एमएलए एमपी बन सकता है तो महिला को भी एमएलए एमपी बनाइए। अगर पुरुष आईएएस आईपीएस बनता है तो महिला को भी बनाइए। आज के दौर में तो ये संभव है, तो लेकिन इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है, कि अगर कोई मुखिया सिर्फ अगर पुरुष जाति का बनता है कहीं पे तो वहाँ महिलाओं को भी दीजिए, कहीं पुरुष से बेहतर विकास वो ना कर दे। तो ये इसी को कहते हैं नारीवाद, की नारी को भी आबाद करना। जिस तरह से पुरुषों को बहुत सारे समाज में हक है उनको भी एक हक दिया जाए, आर्थिक रूप से या फिर राजनीतिक, वो भी प्रधानमंत्री बन सकती है और बनी है और बहुत अच्छा देश चला है। बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ महिला भी नेतृत्व किया है और देश बहुत विकासशील और विकसित भी हुआ है। तो हम यही कर सकते हैं कि महिलाओं को आबाद कीजिए, उस महिला सशक्तिकरण कहिए या नारी औरतों महिलाओं को आबाद करना, यही हमारा।
तो ये जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है इन सभी में एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। हम बड़े क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ा डाउट क्लियर करते हैं कि जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है उस सब में आपको वाद मिलेगा, ठीक है। नारीवाद, राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद, तो उसका मतलब क्या होता, इसका मतलब कहिए कि आबाद करना। क्या यहाँ पे जो वाद है इसका कहने का मतलब हुआ आबाद करना। अब आबाद करने का मतलब क्या हो सकता है कि उनको बढ़ावा देना, उसी के विकास में लग जाना। अगर नारीवाद है तो नारी का विकास में, राष्ट्रवाद है तो राष्ट्र का विकास में। अब रूढ़िवाद है तो हम अब तो रूढ़िवाद ही नहीं, लेकिन पहले क्या था, वर्षों से चला आ रहा था, यानी रूढ़िवाद का भी विकास हुआ गलत धारणाओं का। तो इस तरह से वाद का मतलब इसका विकास बोलिए आबाद करना। लॉन्ग क्वेश्चन में टिप्पणी आएगा, और टिप्पणी 3 मार्क्स 4 मार्क्स जितना भी रहे, ठीक है। टिप्पणी पे आते हैं कि अब टिप्पणी आपको लिखने आएगा, टिप्पणी आपको खुद लिखना है, क्योंकि टिप्पणी का आंसर बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम बोर्ड में पूरा नहीं लिख सकते। तो हम इम्पोर्टेंट पूरे पॉइंट को आपके सामने दिखा रहे, ठीक है, लिख रहे, उसी को आप सुन के या समझ के आप अपने से भी टिप्पणी लिख सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो हम पहला हमारा जेसीपी मेसिनी। अब हम ये जेसीपी मेसिनी कौन था, तो पहाड़ का नाम था, कोई किला का नाम था, कोई स्टेडियम का नाम था, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ये कोई पहाड़, किला, कोई जगह का नाम नहीं था। ये जेसेपे मेसिनी एक महान क्रांतिकारी का नाम था जो इटालियन था, इटली का था। तो अब हम इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में जानकारी देंगे कि जेसेपे मेसिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था जिसका जन्म जनवरी महीने 1807 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। अब सोचिए यहाँ पे कंफ्यूजन है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, इटली का क्रांतिकारी था, पैदा कहीं और हुआ था। यानी कि राजशाही सरकारों में लोग इधर उधर आने जाने पे बेबस हो जाते हैं, देश छोड़ना पड़ जाता है। हो सके इनके परिवार के साथ ऐसा हुआ होगा, बहरहाल जो भी हुआ होगा। लेकिन हम टिप्पणी कि जेसीपी मेसिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था जिसका जन्म जनवरी 1807 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था, और वो एक गुप्त संगठन कार्बोनारी का सदस्य था। क्या था, गुप्त संगठन कार्बोनारी का सदस्य था। अब ये कार्बोनारी एक गुप्त संगठन था, वो अकेला तो सदस्य नहीं था। तो उस संगठन में, कार्बोनारी के संगठन में कौन कौन देश के लोग थे, तो कार्बोनारी गुप्त संगठन में वही लोग सदस्य बनते जिनका विचार इस संगठन से मेल खाता, ठीक है। तो कौन कौन थे, देखिए, ये थे स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन तथा पोलैंड के समान विचार रखने वाले, एक जैसा विचार रखने वाले युवा ही कार्बोनारी गुप्त संगठन के थे, और इन्हीं का सदस्य था आपका जेसीपी मेसिनी। अब जब ये कार्बोनारी संगठन में रहा तो इससे ये प्रेरित होकर, इनसे सीख कर इन्होंने खुद का 2 संगठन बनाया, और वो 2 संगठन का नाम क्या था और वो किस जगह पे बना था। तो पहला संगठन का नाम था यंग इटली, जो बना था मरसई में। क्या था, यंग इटली, क्योंकि ये इटली का था तो उससे तो पहले इटली का एक संगठन बना लो। दूसरा संगठन बना बर्न में, कहाँ बना, बर्न में, यंग यूरोप के नाम से। अब देखिए इन 2 संगठनों के कौन कौन से सदस्य थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यही लोग होंगे, ठीक है, कि फ्रांस, इटली, जर्मनी तथा पोलैंड, क्योंकि ये पहले भी इनसे काम कर चुके थे। तो जब 2 नया सदस्य बनाए तो उनको वापस से जोड़ लिए कि हम लोग चाहते हैं कि आप भी मेरा साथ दीजिए और हम एक और सदस्य बनाए, एक और संगठन बनाएंगे ताकि संगठन और मजबूत होगा। अब देखिए जब ये बहुत तेज तर्रार थे, इनका देखा कि इनका थोड़ा क्रांतिकारी विद्रोही टाइप के हैं, तो देखिए कितना आपका साथ मिलता है। तो इन्हें जो 2 संगठन का निर्माण करने के बाद इन्होंने 1831 और 1848 में 2 क्रांतिकारी विद्रोह किए। क्या किए, 2 क्रांतिकारी विद्रोह किए। आप 1848 को आप क्रांतिकारी विद्रोह का भी साल जान सकते हैं, राष्ट्रवाद का भी उदय यूरोप में इसी वर्ष हुआ था। तो लेकिन ये असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। परंतु ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई भी चीज अगर सफल होता है तो उसमें भी सफलता छिपी रहती है।
दे रहा है, दुरुस्त है। आप सुनिएगा कि उनके ही बलिदानों से आज हमें आजादी मिली। यानी कि अगर इटली का भी अगर एकीकरण हुआ होगा तो मेसिनी का भी तो मेहनत आया, क्योंकि मेसिनी अगर असफल भी हुआ, लोगों के बीच में सफल हुआ। वो लड़ने में, क्रांति करने में असफल हुआ, लेकिन लोगों में जो उनका प्रेम था, लोगों में जो विचार डालना था, उनसे वो सफलता प्राप्त कर लिए उनका भाई। अब मेसिनी के मॉडल का देखा देखी किन देशों में संगठन बनना शुरू हुआ। हम बोले ना, भले ही इनका संगठन या बाद में कुछ हुआ, लेकिन देखिए इन्हीं का मॉडल को देखा देखी फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, पोलैंड में क्या किए, गुप्त संगठन धनाधन बनना तैयार हुआ। ठीक है, निर्माण होना, स्थापना होना शुरू हुआ। तो यही था हमारा जेसीपी मेसिनी का टिप्पणी। आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। दो ऐसे पॉइंट हैं जिनके वजह से, एक तो एक ऐसा पॉइंट मैं आपके सामने ला रहा हूं जिनके वजह से जेसीपी मेसिनी क्रांतिकारी विद्रोह करने के लिए प्रेरित था, संगठन बनाने के लिए प्रेरित था, एक देश बनाने के लिए प्रेरित था। और वो पहला पॉइंट यह था कि जेसीपी मेसिनी जिस विचारधारा का व्यक्ति था, उसको यह विश्वास था कि कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र, ठीक है, उस राष्ट्र में प्राकृतिक यानी या ईश्वर का या प्राकृतिक का अगर कोई इकाई है, ईश्वर के द्वारा प्राकृतिक इकाई है, तो वह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है। यानी अगर ईश्वर के कार्य को कोई करता है सुचारू रूप से, कि अगर ईश्वर किसी को हक दिया उस देश में कि देश की सत्ता को चलाए, तो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, उसमें सभी व्यक्ति, हम नागरिक बोला मतलब सभी व्यक्ति उस राष्ट्र के इकाई है प्राकृतिक का। क्योंकि अगर ईश्वर ने सबको दिया है जन्म उस देश में, तो एक व्यक्ति अमीर हो या कुछ भी हो, उसी का हक नहीं होता है। गरीब भी है तो उसका भी उतना ही हक है उस देश में। और हमारा जो चौथा नहीं, अंतिम जो आपका लाइन है जिसको आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में, कि जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था उस समय का, जो बहुत सारे देशों में युद्ध करके विजय प्राप्त हो रहा था या शासन कर रहा था, उसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। तो ड्यूक मेटरनिक ने जेसीपी मेसिनी को अपनी शासन व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन समझा था। यानी उसे विश्वास था कि अगर मेसिनी का कदम बढ़ते गया तो यूरोप में राजतंत्र का कदम उखड़ते जाएगा।